हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, नमस्कार पूनम चंद जी शर्मा अलाच्छा सर वाले, नमस्कार, स्वागत है आपका भी पूनम चंद जी। हाँ, तो देखिए मित्रों, पिछले पार्ट की बात की जाए, बिल्कुल बढ़िया है, हम भी संगीता जी उम्मीद करते हैं आप भी बढ़िया होंगे। लक्ष्मी जी नागा नमस्कार है, स्वागत आपका। हाँ मित्रों, पिछले पार्ट की बात की जाए तो पिछले पार्ट में हमने चर्चा कर ली थी, हाँ, यानी जो मालदेव थे, मालदेव के बारे में तो आज पढ़ाई नहीं है, आज पढ़ेंगे मित्रों। हाँ, यानी हमने जहां तक चर्चा की थी, मुझे याद है जसवंत सिंह तक, सॉरी राव जोधा तक चर्चा कर ली थी, राव जोधा तक चर्चा की थी कल वाले पार्ट में हमने। और राव जोधा की मृत्यु के पश्चात मैंने आपको बताया था कि उनके बड़े पुत्र जो राव बीका थे, वो बीका है, वो बीकानेर चले गए थे। और राव जोधा ने अपना राज्य है वो किसके लिए रखा था? वह रखा था सातल देव के लिए। तो अगला जो शासक बनेगा मित्रों, वो बनेगा राव सातल देव। 1489 से 92 ईस्वी तक, 1489 से 1492 तक कौन रहेगा मित्रों? ये रहेगा आपका सातल देव है, ये शासक रहेगा। सातल देव के काल की कोई मुख्य घटना आपको ध्यान में नहीं रखनी है। एक चीज ध्यान में रखनी है, वो मैंने आपको बताई है, जब त्योहार एवं मेले पढ़ाए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था। एक तो इस सातल देव ने देखो मित्रों सातलमेर कस्बा बसाया था, सातलमेर कस्बा बसाया, तो सातलमेर को अपने नाम पर बसाया था और वर्तमान में इसे कहते हैं जैसलमेर। वर्तमान में यहां पर क्या है मित्रों? जैसलमेर है। तो जो सातलमेर है मित्रों, इस सातलमेर को किसने बसाया था मित्रों? सातलमेर को है मित्रों इसे सातलदेव ने बसाया था, जहां वर्तमान में जैसलमेर है। और इस सातलदेव के समय में मित्रों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय गुड़ला त्योहार की शुरुआत हुई। और इस गुड़ला के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था मित्रों, जब त्योहार एवं मेले आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने। तो मारवाड़ में जो गुड़ला त्योहार की शुरुआत है, मारवाड़ में गुड़ला, ये गुड़ला त्योहार कब आता है? राम राम जिक्के से नहीं, गुड़ला त्योहार कब आता है? तो ये आता है मित्रों चैत्र कृष्ण अष्टमी। गुड़ला त्योहार कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है मित्रों गुड़ला त्योहार। और जो गुड़ला नृत्य है वो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अब मित्रों जो गुड़ला त्योहार है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए मित्रों, इस सातलदेव के समय एक अजमेर का हाकिम था मल्लू खां। अजमेर का हाकिम कौन था? मल्लू खां। सातलदेव के समय अजमेर का हाकिम कौन था मित्रों? मल्लू खां। और इस मल्लू खां ने मित्रों सातलदेव पर अर्थात जोधपुर पर आक्रमण किया था। सातलदेव के समय अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने है वो जोधपुर रियासत पर आक्रमण किया था। और उसी समय इस मल्लू खां का एक सेनापति था। मल्लू खां का सेनापति कौन था? गुड़ले खां। कौन था? गुड़ले खां मित्रों इस मल्लू खां का सेनापति था। कहते हैं कि हाकिम मल्लू खां इस युद्ध में हार गया था, और लेकिन जैसे ही मल्लू खां यहाँ से युद्ध स्थल से भागता है तो उसी समय इसका सेनापति जो गुड़ले खां था मित्रों, ये गुड़ले खां क्या करता है? यहाँ पर ये गुड़ले खां है मित्रों, यहाँ पर मारवाड़ में 140 कुंवारी कन्याएं हैं, वो गणगौर का पूजन कर रही थी। तो मारवाड़ में जो 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थी। नमस्कार सरोज जी, नमस्कार राजवीर जी नेरा, हाँ कैलाश जी चंद्र मीणा, स्वागत है आपका भी। तो देखिए मारवाड़ में 140 कुंवारी कन्याएं हैं मित्रों जो गणगौर का पूजन कर रही थी। उन गणगौर का पूजन कर रही कुंवारी कन्याओं को है मित्रों इस हाकिम मल्लू खां के सेनापति कौन थे? गुड़ले खां। और गुड़ले खां है मित्रों इन्हें उठाकर ले आया। इसके पश्चात उन 140 कुंवारी कन्याओं को छुड़वाने के लिए इस सातलदेव ने इस गुड़ले खां के साथ क्या किया मित्रों? युद्ध किया। सातलदेव ने गुड़ले खां के साथ क्या किया मित्रों? युद्ध किया। और 140 कुंवारी कन्याओं को इस गुड़ले खां से छुटवाकर इस गुड़ले खां का जो सिर है वो तीरों से इसने छिद्रित कर दिया था। गुड़ले खां का पूरा सिर छिद्रित करके और सिर काट करके एक थाल में सजाकर उन लड़कियों को भेंट किया। फिर ये लड़कियां हैं मित्रों इस गुड़ले खां के कटे हुए सिर को लेकर है वो पूरे मारवाड़ में घूमती है और इस प्रकार के गीत भी गाती है, गुड़ला गुम्मेला रे गुम्मेला, गुड़ला गुम्मेला रे गुम्मेला। तो अर्थात यहाँ पर गुड़ले खां की मृत्यु पर जो गुड़ले खां का जो कटा हुआ शीश था उसी की स्मृति में मित्रों इस गुड़ले खां की याद में त्योहार है वो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और इसके संदर्भ में ये प्रश्न भी आता है मित्रों कि जो
यानी जो छिद्रित मटका होता है, उस छिद्रित मटके में दीपक रखकर, छिद्रित मटके में दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छिद्रित मटके में दीपक रखकर मारवाड़ में ये घुड़ला नृत्य किया जाता है मित्रों। इसके पश्चात कहते हैं घुड़ले खां की जो बेटी थी गिंदोली, कौन थी इसकी बेटी? गिंदोली। इस घुड़ले खां की बेटी थी गिंदोली, उस बेटी गिंदोली ने गणगौर के अवसर पर इस त्योहार की शुरुआत की थी। घुड़ले खां की बेटी थी गिंदोली, जिसे बाद में मित्रों ये जो सातल देव है ये जोधपुर के रंग महल में रखता है उसको। ठीक है मित्रों, तो सातल देव के काल की आपको दो ही घटना याद रखनी है। एक तो सातलबेर कस्बा बसाया था सातल देव ने, राव जोधा का पुत्र था, बिक्का के बाद 2 नंबर का पुत्र। और राव जोधा ने अपने जो रानी थी जसमादे, उस जसमादे के प्रभाव में आकर है सातलबेर का जो सातल देव है, सातल देव को शासक बनाया था। ठीक है, इसके पश्चात घुड़ला त्योहार की शुरुआत किस शासक के समय हुई? घुड़ला त्योहार की शुरुआत सातल देव के समय हुई थी मित्रों। और इसी समय अजमेर का हाकिम मल्लू खां है वो आक्रमण करता है, मल्लू खां पराजित होता है। तो पराजित मल्लू खां का जो सेनापति घुड़ले खां है वो मारवाड़ की 140 कुंवारी कन्याओं को यहाँ से उठा कर ले जाता है अपहरण करके। तो फिर ये सातल देव मित्रों इस घुड़ले खां से युद्ध करके इन कुंवारी कन्याओं को छुटवाता है और घुड़ले खां का सिर छिद्रित करके उन कुंवारी कन्याओं को भेंट करता है। उसी के साथ ये घुड़ला त्योहार की शुरुआत होती है। और मित्रों इस युद्ध के पश्चात घुड़ले खां के साथ जो युद्ध किया था, इस युद्ध के पश्चात यह सातलदेव बुरी तरीके से घायल हो गया था। और घायल होने के कारण सातलदेव की मित्रों 1492 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो मित्रों जिस समय सातलदेव की मृत्यु हुई उस समय ये सातलदेव है ये निसंतान था, अर्थात सातलदेव की कोई संतान नहीं थी। तो जब सातलदेव की कोई संतान नहीं थी तो उसके बाद में जो शासक बनेगा वह बनेगा सुजा। कौन बनेगा? सुजा, जिसका कार्यकाल 1492 से 1515 तक रहता है। इसके बाद शासक कौन बनेगा मित्रों? सुजा शासक बनेगा। सुजा 1492 से 1515 तक के शासक रहता है। सातलदेव का भाई था सुजा। सातलदेव की निसंतान मृत्यु हो गई थी। सुजा के काल की कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं, ध्यान रखना। सुजा के काल में मित्रों एक तो जो राव बिक्का था, राव बिक्का था जो बीकानेर चला गया था, वह बिक्का है अपने राजकीय चिन्ह है, वो छत्र है, ढाल है, वो लेने के लिए है जोधपुर में सुजा से मांग करता है। यानी जब जोधा है जो राव जोधा मरा था उस समय मरते समय राव जोधा ने कहा था कि बिक्का आप बीकानेर चले जाओ। हाँ, और उस समय बिक्का है अपने पिता की आज्ञा अनुसार बीकानेर जाकर बीकानेर की स्थापना करता है। और लेकिन उससे पहले वचन मांगता है बिक्का। क्या वचन मांगता है? कि पिताजी आपके जो छत्र है, ढाल है, राजकीय चिन्ह है, वो मुझे मिलने चाहिए क्योंकि मैं आपका बड़ा पुत्र हूं। तो इसलिए मित्रों अपने पिता के दिए हुए वचन के अनुसार राव बिक्का है वो सुजा के काल में है यहाँ पर इन राजकीय चिन्हों की मांग करता है, लेकिन सुजा देने से मना कर देता है। जब सुजा देने से मना कर देता है तो मित्रों यहाँ पर बिक्का ने है वो आक्रमण किया था। और जब बिक्का ने आक्रमण किया तो इस सुजा की जो माता थी जसमादे, उस जसमादे ने बीच बचाव आकर उस बिक्का को राजकीय चिन्ह देकर यहाँ से वापस भेजा था। तब जाकर ये जो झगड़ा है वो शांत हुआ था। ठीक है मित्रों, अब सुजा की मृत्यु 1515 में हो गई थी और सुजा का जो पुत्र था, इस सुजा का पुत्र था बागा। कौन था मित्रों? बागा। ये सुजा का पुत्र बागा है अपने पिता से 1 साल पहले ही मर गया था। कब मर गया था? 1514 में। तो देखो सुजा के पुत्र की भी मृत्यु हो गई, तो अब शासक कौन बनेगा? तो इस बागा का पुत्र आएगा गांगा। कौन आएगा? राव गांगा। राव गांगा किसका पुत्र होगा? सुजा के पुत्र का पुत्र, अर्थात सुजा का पोता। सुजा का पोता कौन है? सुजा का पोता बनेगा गांगा और ये राव गांगा शासक बनेगा मित्रों। (1515) से लेकर 1532 ईस्वी तक। सांगा नहीं है, ये गांगा है। राव गांगा शासक बनता है मित्रों 1515 से लेकर 1532 ईस्वी तक। शासक कौन बनता है मित्रों? शासक बनता है राव गांगा। किसका पुत्र था? बागा का पुत्र था। और बागा कौन था? बागा इस सुजा का पुत्र था। ठीक है मित्रों। हाँ, अब देखिए मित्रों राव गांगा के काल की बात करें तो देखिए मित्रों इस राव गांगा के काल की आपको 2 बातें ध्यान रखनी। एक तो राव गांगा ने देखो मित्रों खानवा के युद्ध में मित्रों राव गांगा ने किसको भेजा था? हाँ, राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक लेकर खानवा के युद्ध में भेजा था। एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों। दूसरी बात पहले ये देखते हैं, खानवा युद्ध किस किस में मध्य हुआ था?
महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था ना 17 मार्च 1527 को। उस खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को भेजा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए मारवाड़ से कौन आया था मित्रों? तो मारवाड़ से मित्रों उस समय मारवाड़ का शासक तो कौन था? देखो दो प्रश्न बनते हैं। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो आपको शासक पूछे मारवाड़ का तो क्या बताना आपको? गंगा था। लेकिन ऐसा प्रश्न है कि खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से किसने भाग लिया था? तो मित्रों खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से भाग किसने लिया था? मालदेव ने भाग लिया था, जो किसका पुत्र था? राव गंगा का पुत्र था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मित्रों, इस गंगा के समय एक युद्ध होता है सेवकी युद्ध। जोधपुर के पास एक गांव है मित्रों, सेवकी गांव, उसी स्थान पर एक युद्ध होता है सेवकी का युद्ध। और ये सेवकी का युद्ध कब होता है? हाँ, जालोर का इतिहास तो पढ़ा दिया बजरंग जी। हाँ, सेवकी युद्ध 1529। सेवकी युद्ध कब होता है मित्रों? 1529 में होता है। किस किस के मध्य? गंगा व जालोर के, सॉरी, नागौर के दौलत खां के मध्य, नागौर के दौलत खां के मध्य। देखो मित्रों, सेवकी युद्ध होता है मित्रों मुख्यतः, देखिए मुख्यतः बात की जाए तो इस राव गंगा का एक चाचा था। राव गंगा का चाचा कौन था इसका? इस राव गंगा का चाचा था राव शेखा। कौन था? राव शेखा। ये राव शेखा है मित्रों, ये जोधपुर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था। राव गंगा का चाचा था राव शेखा। ये मित्रों जोधपुर दुर्ग पर है वो अधिकार करना चाहता था। कौन? राव शेखा। इसलिए राव शेखा किसके साथ जाकर मिल गया? ये राव शेखा है, इसे पता था कि मैं अकेला तो नहीं जीत सकता, इसलिए राव शेखा दौलत खां के साथ जाकर मिल गया, नागौर के दौलत खां के साथ जाकर मिल गया कि हम दोनों मिलकर है किस पर अधिकार आक्रमण करेंगे? गंगा पर आक्रमण करेंगे। तो यहाँ पर राव शेखा जो गंगा का चाचा था और इधर दौलत खां नागौर का, ये दोनों मिलकर किस पर आक्रमण करते हैं? राव गंगा पर आक्रमण करते हैं दोनों मिलकर। लेकिन इस युद्ध में मित्रों जो राव शेखा था, इस गंगा का पुत्र था, सॉरी इस गंगा का चाचा था, ये चाचा है, ये वीरगति को प्राप्त होता है या लड़ता हुआ मारा जाता है। तो राव गंगा का चाचा है राव शेखा, दौलत खां का साथ देते हुए इस युद्ध में मित्रों मारा गया था। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर मालदेव ने मित्रों बड़ी ही वीरता का परिचय यहाँ पर दिया था। मालदेव भी कहते गंगा के साथ था, अपने पिताजी के साथ था, और मालदेव ने युद्ध में बड़ी वीरता का परिचय दिया। और युद्ध का परिणाम क्या रहा? गंगा इसमें क्या रहा? विजय रहा। तो सेवकी युद्ध की बात की जाए मित्रों, एक बार वापस देखिए, सेवकी युद्ध है जोधपुर के पास एक गांव पड़ता है सेवकी। उस सेवकी युद्ध में कहते हैं कि गंगा के चाचा राव शेखा ने जोधपुर को हथियाने के लिए नागौर के दौलत खां के साथ मिलकर है गंगा पर क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन गंगा के साथ हुए युद्ध में इसका चाचा राव शेखा मारा गया और ये नागौर का दौलत का भाग गया। अर्थात यहां से है मित्रों विजय कौन हो गया? राव गंगा विजय हो गया। और इस युद्ध में राव गंगा की तरफ से मित्रों जो इसके पुत्र मालदेव थे, उन्होंने भी बड़ी वीरता का परिचय यहाँ पर दिया था। ठीक है मित्रों। हाँ, अब देखिए मित्रों इसके बाद में, और यहाँ पर कहते हैं कि मित्रों जो नागौर के जो युद्ध हुआ था दौलत खां के मध्य, यहाँ पर कहते हैं कि मेड़ता का जो शासक है वीरमदेव, मेड़ता का शासक कौन था मित्रों? वीरमदेव। उस वीरमदेव ने भी गंगा का यहाँ पर साथ दिया था। मेड़ता का कौन था? वीरमदेव। और कहते हैं कि इस युद्ध के पश्चात इस दौलत खां के पास एक हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। हाथी का नाम क्या था? दरिया जोश। और ये हाथी है जो दौलत खां का हाथी दरिया जोश है, इस दरिया जोश को लेकर जो यहाँ पर वीरमदेव था मेड़ता का, वह भाग गया। कहां पर? मेड़ता भाग गया। और उस हाथी दरिया जोश को लेकर मित्रों बाद में है वो वीरमदेव और मालदेव के मध्य युद्ध होगा। और उस युद्ध को हम पढ़ेंगे मित्रों मालदेव में। जब मालदेव पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे उसकी कथा को। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों जो राव गंगा है, इस राव गंगा के काल में इसने जोधपुर में गंग श्याम मंदिर बनाया। भगवान श्री कृष्ण की सिरोही से एक मूर्ति लाए और सिरोही से मूर्ति लाकर इन्होंने गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा गांगेलाव तालाब भी बनवाया अपने नाम पर। गांगेलाव
तालाब। इसकी एक पत्नी थी पद्मावती, उसने पद्म सागर तालाब बनाया। पद्म सागर तालाब, ये पद्म सागर तालाब किसने बनाया? गंगा की पत्नी थी पद्मावती। कौन थी पत्नी इसकी? पद्मावती इसकी पत्नी थी, जिसे मणिक देवी भी कहते हैं। इस मणिक देवी या पद्मावती ने कौन सा तालाब बनाया था मित्रों? पद्म सागर तालाब इसने बनाया था। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं इस गंगा की मृत्यु कैसे हुई। हाँ, गंगा की मृत्यु कैसे हुई? तो देखिए मित्रों, गंगा की मृत्यु है कि कहते हैं कि गंगा है एक बार जो जोधपुर दुर्ग था, हाँ, उस जोधपुर दुर्ग के महलों की खिड़कियों में बैठा था और एक बार ये नशे में बैठा था, यानी नशे में बैठा था। उसी समय कहते हैं कि जो मालदेव है, ये मालदेव अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं आपके चरण स्पर्श करूंगा। हाँ, थारा पग दाबसु थारा पग दुखता होला थे, क्या करूँ कई बार। हाँ, तो इसी प्रकार ये कहते हैं पिताजी मैं आपके चरण स्पर्श करूंगा। तो ठीक है, इसके पिताजी गंगा कहते हैं ठीक है मालदेव, मेरे पैर दर्द हो रहे, तू भी मेरे चरण स्पर्श कर दे। तो यहाँ पर मित्रों ये मालदेव है अपने पिता जो नशे में थे, खिड़कियों में बैठे थे, उस समय है चरण स्पर्श के बहाने है अपने पिता के पैर ऊंचे कर देता है। वहीं से ये नीचे खिड़कियों से है वो दुर्ग से नीचे गिर जाते हैं और कुछ समय पश्चात इनकी 1532 में क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। अर्थात, नमस्कार मिस आरजी, अर्थात जब राव गंगा नशे की हालत में, अफीम के नशे में बैठे थे जोधपुर दुर्ग की खिड़कियों में, तो उस समय इस गंगा के पुत्र मालदेव ने अपने पिता को चरण स्पर्श के बहाने कहा और चरण स्पर्श के बहाने है अपने पिता को वहां से नीचे गिरा दिया और कुछ समय पश्चात इनकी क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। तो राव गंगा की मृत्यु किसके कारण हुई मित्रों? वो हुई उनके पुत्र मालदेव के कारण। इसलिए मालदेव को क्या कहते हैं मित्रों? मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी, अर्थात अपने पिता की। तो यह प्रश्न आया हुआ है, मालदेव को क्या कहते हैं? मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। एक और आएगा आगे, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहते हैं मित्रों? मालदेव को कहते हैं। ठीक है, अब जितना पढ़ा एक बार उसको देखिए। सातलदेव का समय मैंने बता दिया आपको, सुजा का समय बता दिया, इनमें इंपोर्टेंट नहीं है। गंगा के समय का इंपोर्टेंट क्या है? एक तो गंगा ने मालदेव को भेजा था खानवा के युद्ध में। ठीक है मित्रों, नमस्कार सुमन जी। इसके पश्चात शेवकी युद्ध में राव गंगा ने नागौर के दौलत खां को हराया था और अपने चाचा कौन थे? राव सिक्खा को है सिक्खा की हत्या की थी इस युद्ध में। ठीक है मित्रों, फिर है गंगा ने गंग श्याम मंदिर बनाया, गांगेलाव तालाब बनाया और उसकी पत्नी थी पद्मावती, उसने पद्म सागर तालाब का निर्माण करवाया था। मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी, इसलिए मालदेव को कहते हैं मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। इतना क्लियर हो गया तो मित्रों लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे। हाँ, मेवाड़ का तो बता दिया ना मैंने आपको, उद्दा को बताया था ना, महाराणा कुंभा के पुत्र उद्दा ने कुंभा की हत्या कर दी थी, तो उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। ये मैंने मेवाड़ में बता दिया था आपको, मेवाड़ में बताया था ना आपको। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, हो गया क्लियर इतना। अब देखिए मित्रों, अब हम पढ़ेंगे राव मालदेव। नेक्स्ट शासक राव मालदेव, हाँ, जिनका कार्यकाल है 1532 से लेकर 61 तक। 1532 से लेकर 62 तक है, 1532 से लेकर 62 तक, हाँ 62 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है मित्रों। हाँ,
तो देखिए मित्र, एक तो जो मित्र यानी क्लास नहीं ले पाते हैं उनके लिए यहाँ पर ऐप कोर्स की व्यवस्था भी कर रखी है। किसी को टाइम नहीं हो, आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास जो हो चुकी है या आप हिस्ट्री की क्लास है वो लेना चाहते हैं, वो ऐप कोर्स पे भी खरीद सकते हैं। यानी श्री राम EDU के नाम से एक ऐप कोर्स है मित्रों, और उस ऐप कोर्स को आप खरीद सकते हैं। यदि किसी के पास टाइम नहीं है तो ये जो आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास और हिस्ट्री की क्लास है वो आप ऐप कोर्स खरीद सकते हैं, और ऐप कोर्स में आप 12 महीने तक जो वैलिड रहेगा आप उसमें उन क्लासों को आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार ऐप कोर्स की मित्रों जो रेट आपको बता रखी होगी, आर्ट्स एंड कल्चर मात्र पूरी कल्चर आपको है वो 200 रुपये में दी जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, और यहाँ पर जो पूरी हिस्ट्री है मित्रों, राजस्थान हिस्ट्री है, ये मात्र 250 रुपये में आपके लिए व्यवस्था की गई है। यदि कोई मित्र इच्छुक हो तो वो मैनेजमेंट से संपर्क कर सकता है, और ये जो ऐप कोर्स है वो वहां से आप खरीद सकते हैं। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, राव मालदेव पढ़ेंगे हम। इससे राव मालदेव को क्या कहते हैं मित्रों, देखो इसके 3 तो आपको ये नाम ध्यान रखने। इससे कहते हैं मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, ठीक है। इसे कहते हैं हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक। इसे कहते हैं 52 युद्धों का विजेता, इसे क्या कहते हैं 52 युद्धों का विजेता। इसे कहते हैं हिंदू बादशाह, क्या कहते हैं हिंदू बादशाह। और मित्रों इसी को राव मालदेव को बदायूं ने कहा है भारत का, हाँ बिल्कुल जीतू पवार जी, आर्ट एंड कल्चर, बिल्कुल हाँ, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा है, बदायूं ने। और फरिश्ता ने इसे कहा है हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। तो बदायूं ने इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। बदायूं ने इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा, जबकि फरिश्ता ने इसे क्या कहा मित्रों, फरिश्ता ने मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक का, सबसे शक्तिशाली शासक का है। तो ये आपको मालदेव के संदर्भ में मित्रों इतने पॉइंट्स है वो पहले आपको ध्यान में रखने। यानी मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पित्र था, इसे हसमत वाला शासक कहते हैं। फारसी साहित्य में इसे हसमत वाला शासक कहा गया है, यानी शौक शौकीन वाला शासक, जो अलग अलग प्रकार के शौकीन रखता है उसे कहते हैं हसमत वाला शासक। 52 युद्धों का इसे विजेता कहा गया है, हिंदू बादशाह इसे कहा गया है। बदायूं ने इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है, और फरिश्ता ने इसे कहा है कि मालदेव वो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ चलिए मित्रों आगे। अब देखो मित्रों, इस मालदेव को जोधपुर की जो गद्दी है, जोधपुर की गद्दी पर कब बैठाई है, तो जोधपुर की गद्दी पर, ये जोधपुर की गद्दी पर 5 जून 1532 को बैठा। मालदेव है जोधपुर की गद्दी पर कब बैठा मित्रों, 5 जून 1532 को बैठा था। ठीक है मित्रों। हाँ, और ये जो मालदेव है मित्रों, इसके पास राज्याभिषेक के समय सोजत और जोधपुर ये 2 परगने थे। राज्याभिषेक के समय 2 ही परगने थे इसके पास, सोजत जो पाली में पड़ता है वह जोधपुर, 2 परगने थे। यानी मालदेव के पास मित्रों, मालदेव के पास राज्याभिषेक के समय
राज्याभिषेक के समय मालदेव के पास कितने परगने थे? मात्र 2 ही परगने थे, सोजत और जोधपुर। इसके पश्चात देखना मित्रों, ये मालदेव है कितने परगने कर लेता है। इसके पश्चात जालोर, नागौर, मेड़ता, अजमेर, बीकानेर, सिवाड़ा, कई क्षेत्रों है, ये कई क्षेत्र अपने अधिकार में ये कर लेता है। ठीक है मित्रों। हाँ, तो मित्रों राज्याभिषेक के समय इसके पास सोजत और जोधपुर 2 ही परगने थे, लेकिन बाद में अपनी सीमाओं का ये विस्तार करेगा। ठीक है। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, हाँ, इसका विवाह, मालदेव का विवाह कब हुआ? मालदेव का विवाह हुआ मित्रों 1536 में। मालदेव का विवाह कब हुआ? 1536 में इसका विवाह हुआ था। जैसलमेर का भाटी शासक था मित्रों, भाटी शासक था लोणकरण, और भाटी शासक लोणकरण की जो पुत्री थी, जैसलमेर की भाटी शासक लोणकरण की पुत्री कौन थी मित्रों? उमादे। कौन थी? उमादे। तो जैसलमेर की भाटी शासक लोणकरण की पुत्री थी उमादे। भाटी शासक लोणकरण कहां का था? जैसलमेर की पुत्री उमादे से। मालदेव का विवाह किसके साथ हुआ? जैसलमेर के भाटी शासक लोणकरण की पुत्री कौन थी मित्रों? उमादे। और इस उमादे को आपको पता है इतिहास में क्या कहते हैं मित्रों? इसे इतिहास में उमादे को क्या कहते हैं मित्रों? रूठी रानी। तो ये भी ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इतिहास में किसे मित्रों रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? तो भाटी शासक लोणकरण की पुत्री को किस नाम से जानते हैं मित्रों? रूठी रानी। अब मित्रों इसे रूठी रानी क्यों कहते हैं? इसे रूठी रानी क्यों कहते हैं? मैं आपको 2 अलग अलग सोर्सेज बताता हूं। पहले मैं बताता हूं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो मालदेव की पत्नी है उमादे, उसे रूठी रानी क्यों कहते हैं? हाँ, रूठ गई, यानी मालदेव से ये रूठ गई थी। क्यों रूठ गई थी? तो पहले मैं सोर्स आपको गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताता हूं मित्रों। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मित्रों एक बार कहते हैं कि जो राव लोणकरण है, लोणकरण जो जैसलमेर का शासक था, हाँ नमस्कार प्रधान जी, हाँ लोणकरण जो जैसलमेर का शासक था, ये लोणकरण है मित्रों। आप अनर्गल कमेंट्स मत कीजिए बीच में, आप बीच बीच में क्या चल रहा है, थोड़ा शांति रखिए। तो जैसलमेर का जो शासक था लोणकरण मित्रों, ये लोणकरण है मित्रों। एक बार इस लोणकरण की इस मालदेव से, लोणकरण की मालदेव से एक बार बिगड़ जाती है, किसी बात को लेकर है, लोणकरण की मालदेव से क्या है? बिगड़ जाती है, अर्थात अपनी पुत्री के जो इसका जवाई या दामाद था लोणकरण का, हाँ अपनी पुत्री के पति से, अर्थात मालदेव से क्या है? बिगड़ जाती है लोणकरण की किसी बात को लेकर। हाँ, तो इस को लेकर जब बिगड़ जाती है तो इसके पश्चात ये लोणकरण है षड्यंत्र पूर्वक, लोणकरण है वो षड्यंत्र पूर्वक है इस मालदेव को मरवाना चाहता है। लेकिन इस लोणकरण के षड्यंत्र का पता है इस लोणकरण की पत्नी, पता है इसकी जो लोणकरण की पत्नी थी उस पत्नी को चल जाता है। तो यहाँ पर ये लोणकरण की पत्नी सोचती है भाई हमारे दामाद को ही हम मरवाएंगे क्या, ऐसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये लोणकरण की पत्नी है, यहाँ पर एक पुरोहित था राघवदेव, और उस पुरोहित राघवदेव के माध्यम से मालदेव के पास सूचना पहुंचा देती है पहले कि है जो लोणकरण आपको मरवाना चाहता है। तो ये राघवदेव पुरोहित है वो मालदेव को जाकर है बता देता है, हाँ मालदेव को जाकर बता देता है। दिनेश जी बोल रहे क्या बिगड़ा है? कमेंट्स करने से क्या बिगड़ता है? आप कमेंट्स ही करते रह जाओगे, फिर बिगड़ता कुछ नहीं है। पढ़ाई में ध्यान दो ना, क्या बिगड़ता है कमेंट्स में? यहां पर ध्यान दो, बोर्ड पर कम से कम कुछ 2 बातें सीखने को मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए फिर है जब राघवदेव है मित्रों लोणकरण को जाकर बता देता है, सॉरी राघवदेव है वो मालदेव को जाकर बता देता है कि लोणकरण आपको मरवाना चाहता है। तो यहाँ पर मित्रों मालदेव है इस बात का पता चलता है, तो मालदेव कहते हैं कि इस उमादे से रूठ जाता है। मालदेव है उमादे से बातचीत नहीं करता है, और इसके पश्चात ये उमादे भी है मित्रों मालदेव से बातचीत नहीं करती है। इस प्रकार दोनों है वो एक दूसरे से रूठ जाते हैं। और ये जो सोर्स मैंने बताया आपको, ये सोर्स है मित्रों मैंने आपको गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है ये इस प्रकार इन दोनों का रूठने का कारण क्या था कि इसके पिता उमादे के पिता लोणकरण है उन्हें मरवाना चाहते थे मालदेव को, लेकिन मालदेव को इनके षड्यंत्र का पता चल गया। तो मालदेव है वो इसकी बेटी उमादे से रूठ गया, और उमादे किससे रूठ गई? उमादे है वो मालदेव से रूठ गई। और इसके पश्चात ये कहां पर चली गई? इसके पश्चात ये रूठी रानी गई तारागढ़ दुर्ग में, जो अजमेर में पड़ता है।
अब दूसरा कारण क्या है मित्रों, जो दूसरा कारण है वो जोधपुर की जो ख्यातें हैं, उन ख्यातों में क्या लिखा है, ख्यातों में इसके विपरीत लिखा है। ख्यातों में इनका कारण क्या है मित्रों, कि जो उमादे है वो मालदेव से क्यों उठी थी, ख्यातों में ये दूसरा कारण बताया जाता है। वो दूसरा कारण ये है कि मित्रों आपको पता है कि प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं की शादियां होती थी तो उन राजा महाराजाओं की साथ में दासियां भी आती थी, यानी दहेज में दासी मिलती थी इन्हें। हाँ अच्छा ये बात है कि दिनेश जी कोई बात नहीं, हाँ रोटी रानी की बिगड़ जाती है, बिल्कुल सही है हाँ दिनेश जी। हाँ तो इसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर है जो दूसरा कारण है वो है कि जब मालदेव की शादी हुई थी, तो मालदेव को दहेज में कुछ दासियां मिली थी और वो दासियां भी सुंदर दासी थी। उनमें से एक दासी थी मित्रों भारमली, दासी का नाम बताया जाता है भारमली। और जिस दिन इनकी शादी होकर ये घर लौटे थे मालदेव है, उस समय शाम के समय में कहते हैं कि जो भारमली है दासी, उस दासी है वो कुछ मदिरा वगैरह, मालदेव शराब का शौकीन था कहते हैं, और शराब के नशे में था। और है उस शादी वाले दिन है मालदेव को ये शराब देने कौन पहुंच जाती है मित्रों, ये जो भारमली दासी है वो किसके पास पहुंच जाती है, ये मालदेव के पास पहुंच जाती है। और उनकी जो पत्नी है वो मालदेव शराब के नशे में उस भारमली को क्या मान लेता है, अपनी पत्नी मान लेता है, अर्थात अपने पास किसको रख लेता है, उस भारमली जो दासी थी उस दासी को रख लेता है। और उनकी पत्नी है, जो उनकी पत्नी कौन थी, उमादे, वो अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि मालदेव कब आएंगे, लेकिन यहाँ पर मालदेव तो किसी और के साथ ही, हाँ किसी और के साथ ही है वो प्रेम प्रसंग कर रहे थे। इस प्रकार मित्रों जब थोड़ी देर बाद में किसको पता चलता है, उमादे को, समय बीतता जाता है, उमादे सोचती है भाई मालदेव क्यों नहीं आई, तो इसके पश्चात उमादे को पता चलता है कि मालदेव तो किसी और के साथ ही बैठे हैं, ठीक है। इस कारण ये नाराज हो गई थी, कौन उमादे है वो नाराज हो गई थी, और नाराज होकर कहां चली गई थी, ये तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। और मित्रों ये कारण बताया गया इसलिए मैंने बताया, ये जोधपुर राज्य के ख्यातों के अनुसार मैंने आपको ये कारण बताया है, ठीक है। हाँ तो यहां से ये रूट कर कहां चली जाती है मित्रों, तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है, ठीक है। और तारागढ़ दुर्ग में ही रहती है, और तारागढ़ दुर्ग में यहाँ पर इसका जो महल बना है उसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। रूठी रानी का महल कहां पर है, तारागढ़ दुर्ग में। उसके पश्चात कहते हैं कि मित्रों यहाँ पर जो, हाँ गुरुजी टापर समझ गया घोड़ा को नहीं, बिल्कुल सही बात है सैनी जी। इसके पश्चात मित्रों जो मालदेव है वो इन्हें मनाने के कई प्रयास भी करते हैं, और मालदेव है इन्हें मनाने के लिए है कहते हैं कि एक ईश्वरदास को भेजता है, लेकिन बाद में है ये जो रूठी रानी है ये आती नहीं है वापस। और इसके पश्चात मित्रों जब मालदेव की मृत्यु होती है 1562 में, मालदेव की मृत्यु कब होती है 1562 में, जब मालदेव की मृत्यु होती है तो उसके साथ सत्य नहीं होती है, लेकिन उसकी, हाँ उसकी पगड़ी थी, मालदेव की पगड़ी के साथ क्या होती है, ये सती। और मैंने आपको जब प्रथाएं पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जब जो रानियां है वह रानियां अपने पति के साथ सती नहीं होकर उसके किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होती थी, तो ऐसी सती को है, इसे क्या कहते हैं, महासतियां कहते हैं। और इस प्रथा को अनुमरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुमरण। किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होना क्या कहलाता है मित्रों, अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुमरण कहलाता है। तो अर्थात यहाँ पर जो ये रूठी रानी है मालदेव की मृत्यु के पश्चात उसकी पगड़ी के साथ सती हुई थी, इसे क्या कहते हैं मित्रों, अनुमरण कहते हैं। इतना कन्फर्म हुआ क्या मित्रों, कन्फर्म हुआ तो आगे चले ये मैंने मालदेव के कुछ उपनाम बताए हैं, क्या क्या इन्हें जाना जाता है किस किस नाम से। इसके पश्चात मैंने बताया जोधपुर की गद्दी पर 5 जून 1532 को जब बैठे तो इनके पास 2 ही परगने थे। 2 ही परगने कौन कौन से थे मित्रों इनके पास से, एक तो सोजत और एक जोधपुर का। इसके पश्चात मैंने बताया इनका विवाह जो उमादे थी, उमादे के साथ हुआ था, लोणकर्ण की पुत्री थी। और उमादे से जो रूठने के कारण थे वो भी मैंने बताया था। उमादे को रूठी रानी कहते हैं, तारागढ़ में रूठी रानी का महल भी बना है। और इसके पश्चात उमादे इनकी पगड़ी के साथ सती हुई थी, पगड़ी के साथ सती हुई थी, जिसे अनुमरण भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, लीजिए स्क्रीनशॉट। आज मित्रों मालदेव को कंप्लीट पढ़ना आपको कितना टाइम लगे, आपको एक साथ से कंप्लीट करना ही है, मालदेव पूरा कंप्लीट ही करना आपको। हाँ प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है, बयाना के दुर्ग में या बजरंग जी, समुद्रगुप्त ने बनाया था राजस्थान में,
ठीक है, आगे देखिए मित्रों, उसके पश्चात चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अब इसके कुछ सैनिक अभियान मालदेव के, ठीक है। हाँ अच्छा, इधर पूरा नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं। अब देखिए मित्रों, मालदेव ने जब, मैंने आपको, हाँ बिल्कुल लड़ाई करेंगे सैनी जी, अभी लड़ाई चलेगी। मालदेव ने जब मित्रों, मैंने आपको बताया था मेवाड़ पढ़ाया था, और मेवाड़ पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि मालदेव ने देखो, एक तो उदय सिंह की शासक बनने में सहायता की थी, और उदय सिंह की शासक बनने में जो देखो बनवीर को मारकर उदय सिंह शासक बना था, तो मारवाड़ में मारवाड़ का शासक था उस समय ये मालदेव, तो मालदेव ने एक तो उदय सिंह के शासक बनने में सहायता की थी। इससे पहले कहते हैं कि जो गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने आक्रमण किया था मेवाड़ में विक्रमादित्य के समय, उदय सिंह का भाई था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के समय भी कहते हैं कि मालदेव खुद तो नहीं आया था लेकिन अपनी सेना भेजी थी विक्रमादित्य की सहायता के लिए भी। मालदेव ने मारवाड़ से क्या भेजी थी? सेना भेजी थी, और उसके पश्चात जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था बहादुर शाह के आक्रमण के समय, उस समय भी उसने सहायता भेजी थी। इसके पश्चात मित्रों, मैंने आपको बताया था कि मालदेव है, इसने बनवीर को मारकर जो उदय सिंह शासक बना था, तो उदय सिंह के शासक बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मित्रों। और उसके पश्चात उदय सिंह ने मालदेव से खुश होकर अपने राज्याभिषेक पर है, कहते हैं कि उदय सिंह ने मालदेव को एक हाथी भेंट किया था, उस हाथी का नाम था बसंत राय हाथी। तो मालदेव ने उदय सिंह के, मालदेव की बातें कर रहे हैं, उदय सिंह के शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदय सिंह के शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? मालदेव ने निभाई। उदय सिंह ने मालदेव को बसंत राय हाथी भेंट किया, बसंत राय नामक हाथी भेंट किया। बसंत राय नामक हाथी भेंट किया था। ये बातें मित्रों बिल्कुल है जो मेवाड़ में हो चुकी थी, ठीक है मित्रों। इसके पश्चात चलते मित्रों, देखिए अब इसके अलग अलग सैनिक अभियान लेते हैं, किसके? मालदेव की सैनिक अभियान। मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान ले रहे हैं मित्रों। सबसे पहले मित्रों ले रहे हैं हम भादरा जून पर अधिकार, भादरा जून पर अधिकार, भादरा जून या भादरा जून पर अधिकार। ये कब होता है मित्रों? इसका 1532 में। भादरा जून जो मित्रों जालोर के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, भादरा जून उसे कहते हैं। भादरा जून पर अधिकार कब होता है मित्रों? 1532 में। यानी मालदेव सबसे पहले है, कहां रहता है मित्रों? 1532 में है, भादरा जून पर अधिकार करता है। कहां पर करता है? भादरा जून पर 1532 में अधिकार करता है। और यहाँ का शासक था स्वामी वीरा। कौन था? स्वामी वीरा। इस स्वामी वीरा को पराजित करके, स्वामी वीरा के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता है, और कहते हैं कि कई दिनों के युद्ध के पश्चात ये स्वामी वीरा मारा जाता है। और स्वामी वीरा के मरने के पश्चात भादरा जोन पर किसका अधिकार हो गया? भादरा जोन पर मित्रों इस मालदेव का अधिकार हो गया। तो मित्रों स्वामी वीरा को पराजित कर, स्वामी वीरा को यहां पर क्या किया मित्रों? स्वामी वीरा को है इसने यहां पर पराजित किया था। तो भादरा जून में है मित्रों स्वामी वीरा को इसने यहां पर पराजित किया था। 1532 में सबसे पहले भादरा जून पर इसका अधिकार होता है। देखिए मित्रों यहां पर कहते हैं कि इसके साथ वीरमदेव जो मेड़तिया था, ये वीरमदेव मेड़तिया भी कहते हैं कि इसके साथ था, लेकिन कुछ समय पश्चात वीरमदेव मेड़तिया की जो बिगड़ जाती है इनके साथ, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब देखिए मित्रों भादरा जून पर अधिकार होने के बाद में इसका अधिकार होता है नागौर। नागौर पर अधिकार, नागौर पर अधिकार होता है 1533 में। नागौर पर अधिकार कब होता है मित्रों? 1533 में नागौर में अधिकार होता है। और नागौर का शासक कौन था मित्रों? नागौर का शासक वही दौलत खां था। कौन था मित्रों? नागौर का शासक था दौलत खां। नागौर के शासक दौलत खां को, ये दौलत खां वही था मित्रों जिसने गंगा के साथ युद्ध लड़ा था।
गंगा के साथ युद्ध लड़ा था, ये वही दौलत खां है। तो गंगा के साथ युद्ध लड़ा था, उस समय भी मालदेव उस युद्ध में था। और यहाँ पर ये दौलत खां दोबारा यहाँ पर आक्रमण करता है मित्रों, दौलत खां। तो नागौर पर जब दौलत खां है ये मेड़ता पर अधिकार करना चाहता है, जब मेड़ता पर अधिकार करना चाहता है दौलत खां मित्रों, तो यहाँ पर है ये मालदेव उस पर आक्रमण करता है। और मालदेव इस दौलत खां को हराकर, नागौर के दौलत खां को हराकर है नागौर वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेता है। तो दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां को पराजित करके, दौलत खां को पराजित करके मित्रों यहाँ पर है मित्रों किस पर अधिकार कर लेता है, ये नागौर पर अधिकार कर लेता है। कौन मित्रों, ये मालदेव। तो भादराजून पर हो गया, नागौर पर अधिकार हो गया। इधर देखिए मित्रों, इसके पश्चात मेड़ता व अजमेर पर अधिकार। मेड़ता व अजमेर पर अधिकार 1535। मेड़ता व अजमेर पर अधिकार करता है 1535। बिल्कुल जो नागौर का युद्ध हुआ था, बिल्कुल जीतू जी परमार दौलत खां के साथ, उस युद्ध को कहते हैं हीरावाड़ी का युद्ध। क्या कहते हैं, हीरावाड़ी युद्ध, जो 1533 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, दौलत खां और इस मालदेव के साथ जो 1533 में मित्रों जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को हीरावाड़ी युद्ध कहते हैं। इस हीरावाड़ी के युद्ध में ही दौलत खां को पराजित किया था। ठीक है, मेड़ता और अजमेर पर अधिकार। मेड़ता का शासक कौन था मित्रों, वीरमदेव। कौन था, वीरमदेव मेड़तिया। वीरमदेव मेड़तिया का शासक था। देखो मित्रों, वीरमदेव मेड़तिया के साथ मालदेव की जो बिगड़ी थी उसका कारण था मित्रों, जो मैंने एक हाथी बताया था, दरियाजोश हाथी। कौन सा बताया था, दरियाजोश हाथी मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था, देखो जब गंगा के समय, राव गंगा के समय मित्रों, मैंने आपको एक बात बताई थी, राव गंगा के समय है ये वीरमदेव मेड़तिया उस युद्ध में था। किसके विरुद्ध, इस दौलत खां के विरुद्ध। जब राव गंगा का युद्ध हुआ था तो उस समय मित्रों दौलत खां को राव गंगा ने हराया था। और उस समय दौलत खां के पास एक हाथी था। दौलत खां के पास हाथी कौन सा था, दरियाजोश हाथी। कौन सा था, दरियाजोश। ये दरियाजोश हाथी है, ये हाथी इसका प्रमुख कारण था कि दौलत खां युद्ध में पराजित हो गया। इसके पश्चात दौलत खां के पास जो दरियाजोश हाथी था मित्रों, ये हाथी कौन ले गया, ये दरियाजोश हाथी मित्रों वीरमदेव मेड़तिया ले गया। और इस बात को लेकर राव गंगा का पुत्र था उसके साथ मालदेव नाराज हो गया। मालदेव ने कहा युद्ध तो हमने जीता है, युद्ध तो पिताजी आपने जीता है, राव गंगा ने जीता है, लेकिन ये जो दरियाजोश हाथी है वो हाथी वीरमदेव क्यों ले गया। इस बात को लेकर इस मालदेव और वीरमदेव में क्या हो जाता है मित्रों, झगड़ा हो जाता है। इसके पश्चात ये मालदेव इससे नाराज रहता है। इस दरियाजोश हाथी को लेकर ही कहते हैं कि मित्रों इस मालदेव ने वीरमदेव मेड़तिया पर आक्रमण किया 1535 में। और उसके पश्चात मित्रों ये वीरमदेव है अजमेर चला गया। कहां चला गया, यहाँ से अजमेर चला गया। और अजमेर जाने के पश्चात भी अजमेर में भी इस वीरमदेव का पीछा नहीं छोड़ा और अजमेर से भी वीरमदेव को यहाँ से इसने भगा दिया। तो अर्थात पहले मेड़ता से वीरमदेव को भगाया, उसके पश्चात अजमेर गया, अजमेर से भी वीरमदेव को भगा दिया मित्रों। अब अजमेर से भी भगा दिया तो वीरमदेव किसकी शरण में चला गया मित्रों, ये वीरमदेव है वो शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया, शेरशाह सूरी की शरण में। कौन चला गया मित्रों, वीरमदेव है ये शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। राम राम सरदार सलीम दासू। ठीक है, अब देखिए मित्रों इसके पश्चात इसका होता है शिवाड़ा पर अधिकार। मालदेव किस पर अधिकार करता है, शिवाड़ा पर अधिकार कब करता है मित्रों, 1538 में। कब करता है मित्रों, 1538 में शिवाड़ा पर अधिकार करता है। शिवाड़ा का शासक कौन था मित्रों, शिवाड़ा का शासक था डूंगर सिंह। कौन था, डूंगर सिंह को हराकर, शिवाड़ा के शासक डूंगर सिंह को हराकर शिवाड़ा पर अधिकार करता है कौन मित्रों, मालदेव। क्योंकि इस डूंगर सिंह ने नागौर अभियान के दौरान है मालदेव की सहायता नहीं की थी। जब नागौर अभियान के दौरान है मालदेव की सहायता नहीं की थी मित्रों इस डूंगर सिंह ने, तो डूंगर सिंह से नाराज कौन हो गया, डूंगर सिंह से मालदेव नाराज हो गया मित्रों। और यहाँ पर है 1538 में इस डूंगर सिंह को भी क्या कर दिया मित्रों, पराजित करके शिवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार देखो मित्रों इस मालदेव के जो परगने थे, दो परगने थे देखो, सोजत और जोधपुर। उसके पश्चात ये यहाँ से चलता है भादराजून के पश्चात, यानी भादराजून जो जालोर वाला क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था, नागौर वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, मेड़ता पर अधिकार कर लिया, अजमेर पर कर लिया, शिवाड़ा पर अधिकार कर लिया। अब शिवाड़ा के बाद में ये मित्रों आता है कहां पर, बीकानेर। कहां पर आता है, बीकानेर। तो मालदेव है बीकानेर।
मालदेव व बीकानेर। बीकानेर का शासक कौन था मित्रों? मालदेव ने जब आक्रमण किया था तो बीकानेर का शासक कौन था मित्रों? राव जेत सिंह। कौन था मित्रों? राव जेत सिंह है वो बीकानेर का शासक था मालदेव के आक्रमण के समय। राव जेत सिंह है वो बीकानेर का शासक था। और मित्रों 1542 में, कब की बात है ये? 1542 में मालदेव ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए ही यहाँ पर है बीकानेर पर भी है शासन करना चाहता था। ये सैनी जी 1541 आपको कई गाइड्स में मिलेगा, लेकिन जो गोपीनाथ शर्मा की गाइड है उसमें आपको 1542 ही मिलेगा। एक दो जगह आपको 1541 मिल सकता है, बाकी आपको ध्यान में 1542 रखना है। ये युद्ध हुआ था 1542 में, ठीक है। तो मालदेव ने बीकानेर पर जब आक्रमण किया था तो यहाँ पर मालदेव खुद ना आकर इसका एक प्रशासक था कुप्पा। कौन था मित्रों? मालदेव ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? कुप्पा। यानी मालदेव के दो सैनिक थे, जेता और कुप्पा। उनमें से किससे भेजा था? यहाँ पर कुप्पा को भेजा था। कुप्पा के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी। अब कुप्पा के नेतृत्व में सेना भेजी और राव जेत सिंह और कुप्पा के मध्य एक युद्ध होता है मित्रों, पाहेबा, पाहोबा बोलते हैं इसे, साहेबा, पाहेबा या साहेबा युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है 1542 में। कब होता है? 1542 में मालदेव की सेना और बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के मध्य पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है मित्रों। पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है मित्रों। इस पाहेबा या साहेबा के युद्ध में विजय कौन होता है? जो कुप्पा, जो मालदेव के नेतृत्व में आया था मित्रों, ये विजय होता है युद्ध में। और जो राव जेत सिंह है, ये इस राव जेत सिंह की मित्रों युद्ध में क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। और मित्रों इस युद्ध का उल्लेख मिलता है राव जेत शिरोछंद में। और राव जेत शिरोछंद किसने लिखा था? बिट्टू सुजा ने। किसने लिखा था? राव जेत शिरोछंद। राव जेत शिरोछंद। राव जेत शिरोछंद किसने लिखा था मित्रों? बिट्टू सुजा ने लिखा था। राव जेत शिरो ग्रंथ किसने लिखा था? बिट्टू सुजा। तो बिट्टू सुजा के द्वारा लिखे गए राव जेत शिरोछंद में इस युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें मालदेव की सेना ने राव जेत सिंह को पाहेबा या साहेबा के युद्ध में हराया मित्रों। और पाहेबा या साहेबा के युद्ध में मित्रों इस राव जेत सिंह की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। अब जब राव जेत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो मित्रों राव जेत सिंह का पुत्र कौन था? राव जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल। राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल भी किसकी शरण में चला गया? कल्याणमल भी मित्रों शेरशाह की शरण में, शेरशाह सूरी की शरण में। हिंदुस्तान का बादशाह उस समय शेरशाह सूरी था, तो शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। तो मित्रों इसका पुत्र कल्याणमल, इधर देखो वीरमदेव मेड़तिया भी किसकी शरण में चला गया था? शेरशाह सूरी की शरण में। जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल भी शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। और युद्ध के पश्चात मालदेव ने जो बीकानेर का जो प्रशासक है, ये बीकानेर का प्रशासक मित्रों किसे नियुक्त कर दिया? वो अपने सेनापति कुप्पा को यहाँ का है प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तो मित्रों ये कौन सा है? मालदेव का बीकानेर पर अधिकार होता है 1542 में। और इसके कुप्पा के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। राव जेत सिंह के मध्य युद्ध होता है। और मालदेव और राव जेत सिंह की सेना में जो युद्ध होता है जिसे कहते हैं पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1542 में मित्रों। और इस युद्ध में मित्रों मालदेव की सेना कुप्पा के नेतृत्व में विजय रहती है। और इस जीत का जो वर्णन है इसकी, वो राव जेत शिरोछंद जो जिसे बिट्टू सुजा ने लिखा था उसमें उसका उल्लेख मिलता है मित्रों। और इसमें राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी। राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल है वो शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। इसके पश्चात कुप्पा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे मित्रों इसके आगे पढ़ेंगे जो अगला आपका गिरी सुमेल का युद्ध है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप गिरी सुमेल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं मित्रों, गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात ज्यादा नहीं आपका, आज मालदेव कंप्लीट करना आपको। चले आगे। अब देखिए मित्रों मालदेव व शेरशाह, मालदेव व शेरशाह सूरी। अब देखो मित्रों मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध का कारण क्या हुआ था कि इधर वीरमदेव मेड़तिया जो मेड़ता से चला गया था,
किसकी शरण में? शेरशाह की शरण में। इधर चला गया था बीकानेर का कल्याणमल, जेत सिंह का पुत्र, वो भी शेरशाह की शरण में, भी हमें हमारा राज्य दिलाइए। तो शेरशाह बोला भाई दिलासा था, नहीं था राज्य किया जी हाँ दिलासा। लेकिन उस समय मित्रों ये मालदेव है, ये उस समय का इतना प्रबल शासक था कि इसे एक बार हराना असंभव था। और यदि मित्रों यहाँ पर ये मालदेव इस शेरशाह सूरी को इस युद्ध में पराजित कर देता तो उस समय यानी पूरे हिंदुस्तान पर इस मालदेव का शासन हो सकता था, पूरे हिंदुस्तान का शासक बन सकता था। लेकिन ये शेरशाह भी मित्रों यहाँ पर चालाक था। यहाँ पर इसका नाम है, इसको ऐसे शेरशाह नहीं कहते थे, इसने भी मित्रों बचपन में कहते कि शेर के एक ही तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे। और इसके नाम अवश्य बचपन में इसका नाम फरीद था, लेकिन इस फरीद ने एक बार शेर के टुकड़े कर दिए थे एक ही तलवार में, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? शेरशाह सूरी पड़ा था। ठीक है मित्रों, अब ये शेरशाह सूरी मित्रों यहाँ पर एक योजना बनाता है। जो वीरमदेव था, मेड़ता का वीरमदेव था मित्रों, इस वीरमदेव को माध्यम बनाता है। इस वीरमदेव को क्या है मित्रों? माध्यम बनाता है। कौन? शेरशाह सूरी। और वीरमदेव किस को माध्यम बनाकर भेजता है? इस मालदेव के पास। मालदेव के 2 सैनिक थे, जेता व कुप्पा। अब मित्रों जो युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो युद्ध होगा वह युद्ध कौन सा होगा? गिरि सुमेल युद्ध। मालदेव व शेरशाह के मध्य जो युद्ध होगा वह युद्ध कौन सा होगा? गिरि सुमेल युद्ध। कब होगा ये? 5 जनवरी 1544। और ये गिरि सुमेल कहां पड़ती है मित्रों? पाली में। गिरि सुमेल कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। अब मालदेव और शेरशाह के मध्य जो युद्ध होगा इस समय वीरमदेव और कल्याणमल दोनों किसका पक्ष ले रहे हैं? ये दोनों के दोनों मित्रों है वो शेरशाह सूरी का पक्ष ले रहे हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों जो वीरमदेव है, इस शेरशाह सूरी ने वीरमदेव को माध्यम बनाया कि आप जाकर है झूठी अफवाह फैलाओ कि जो मालदेव के जो सैनिक है जेता और कुप्पा है उन्होंने रिश्वत ले ली है। तो यहाँ पर मित्रों वीरमदेव एक है योजना बनाता है, एक छल कपट का सहारा लेता है। जो वीरमदेव है ये वीरमदेव मित्रों रात्रि में इन दोनों के शिविर में आता है, जेता और कुप्पा के शिविर में आता है। कौन मित्रों? ये वीरमदेव। और आकर इस कुप्पा को 20,000 रुपए देता है। पहले कुप्पा को कितने हजार रुपए देता है? 20,000 रुपए कुप्पा को देता है। और 20,000 ही किसे देता है? जेता को। और इन्हें क्या कहता है? इस कुप्पा को कहता है कि आप 20,000 रुपए में मेरे लिए क्या खरीद लो? कंबल खरीदो। 20,000 रुपए में क्या खरीदो? हमारे लिए कंबल खरीद के देनी है आपको, कुप्पा को कहता है। और जेता को क्या कहते हैं कि आप 20,000 में हमारे लिए शिरोई की तलवारें खरीद कर दो। शिरोई की क्या खरीद के देनी है? हमें आपको क्या खरीदनी है? तलवारें। अब जेता और कुप्पा को यह पता नहीं चलता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, छल कपट हो रहा है क्या। उस समय मित्रों 20,000 भी बहुत होते थे। आज से 500 वर्ष पहले 20,000 आपको पता है 20 लाख से भी ज्यादा होते थे। तो 20,000 कम नहीं थे उस समय। तो यहाँ पर कुप्पा को 20,000 रुपए देता है वीरमदेव, रात्रि में आता है इनके शिविर में। और जेता को भी 20,000 रुपए देता है। और इन दोनों को कहता है कि एक को कहता है कि आप हमारे लिए 20,000 की कंबल खरीद के दो, और एक को कहता है कि आप हमारे लिए 20,000 की है वो शिरोई की तलवारें खरीद के दो। अब ये बेचारे ठीक है ये पैसे ले लेते हैं किससे? वीरमदेव से 20,000 रुपए दोनों ले लेते हैं शिविर में। अब इधर जो वीरमदेव इन दोनों को पैसे दे दिए, इधर वीरमदेव किसके पास चला गया? इधर वीरमदेव गया मालदेव के पास। मालदेव के पास गया ना, इसने मालदेव को एक पत्र लिखा। वीरमदेव ने मालदेव को पत्र लिखा कि आपके जो दोनों सेनापति है जेता और कुप्पा, वो तो क्या है रातों रात ही बिक गए हैं। आपके दोनों जो सेनापति है वो तो क्या है मित्रों रातों रात ही बिक गए, अर्थात हमारी शरण में आ गए और उन्होंने तो अपने पैसे देकर खरीद लिया है। यदि आपके यकीन नहीं है तो आप उनके शिविर में जाकर देख लो, उन दोनों के पास 20-20 हजार रुपए मिलेंगे। अब मालदेव को एक बार तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन मालदेव मित्रों है वो आता है रातों रात इनके शिविर में आता है और शिविर से इनकी चेकिंग करता है। तो मित्रों इन दोनों के पास कितने रुपए मिलते हैं? 20-20 हजार रुपए मिलता है। अब मालदेव को इन बेचारों पर शक हो जाता है कि मालदेव कहता है कि सही कहा था वीरमदेव ने, इन दोनों ने विश्वासघात कर लिया यहाँ पर। तो मालदेव है मित्रों सुबह होते ही क्या है अपनी आधी सेना लेकर, मालदेव है वो अपनी आधी सेना लेकर कहा चला गया? वापस जोधपुर चला गया। अब देखो जो पूरी सेना थी उस पूरी सेना में से मालदेव है वो आधी सेना लेकर कहां चला गया? जोधपुर चला गया कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, मेरे सैनिक ही ऐसे हैं। अब मित्रों यहां पर जेता और कुप्पा है, ये बेचारे क्या करें? अब जेता हाँ जेता और कुप्पा है मित्रों यहां पर है, ये बेचारे क्या करें? अब ये जेता और कुप्पा कहते हैं कि ये तो हमारी क्या हो गई, हमारी जो स्वामी भक्ति है उस पर क्या हो गया? एक कलंक हो गया।
इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम आधी सेना के साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। हम है वो आधी सेना के साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध में हम वीर गति को प्राप्त हो, लेकिन अब है यहाँ पर हमें युद्ध करना है। तो मित्रों ये जेता और कुप्पा ये दोनों आधी सेना के साथ ही है, वो क्या है, शेरशाह सूरी की सेना के साथ क्या करते हैं मित्रों, युद्ध करते हैं। शेरशाह के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। इधर मालदेव है वो अपने सैनिकों पर शंका करके, संदेह करके वो मारवाड़ चला गया, जोधपुर चला गया था। और इधर जेता और कुप्पा दो मात्र सेनापति थे और आधे इनके पास सेना थी। और ये दोनों मित्रों मिलकर किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, शेरशाह सूरी की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। और मित्रों ये युद्ध भी इतना भयंकर तरीके से करते हैं कि शेरशाह सूरी भी इनकी युद्ध कौशल को देखकर एक बार तो कांप गया। और मित्रों शेरशाह सूरी ने युद्ध के समय बीच में, यानी बीच में युद्ध के समय शेरशाह सूरी है डरता हुआ है, ये अल्लाह के नाम पर है जो मित्रों नमाज पढ़ने लगा। बीच युद्ध स्थल के बीच में मित्रों ये शेरशाह सूरी है क्या करने लग जाता है, युद्ध के बीच स्थल में जाकर मैदान में बैठकर है वो नमाज पढ़ने लगता है और कहता है कि हे अल्लाह हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें शक्ति दीजिए और इस युद्ध को कैसे जैसे करके हमें जितवाइए। लेकिन कहते हैं कि एक बार मित्रों ये युद्ध है, एक बार है शेरशाह के हाथ से निकलता जा रहा था, लेकिन बीच में मित्रों आता है एक जलाल खां जलवानी। ये जलाल खां जलवानी है मित्रों एक बड़ी सेना लेकर आता है, बड़ी सेना लेकर युद्ध में मित्रों एक प्रकार से ये जेता और कुप्पा के प्रबल वेग के सामने इस शेरशाह सूरी की सेना टिक नहीं पा रही थी और शेरशाह को लगा कि युद्ध में हार रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों शेरशाह बीच में युद्ध स्थल को छोड़कर बीच में यह नमाज पढ़ने लग जाता है और कहता है कि ईश्वर हमें शक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें युद्ध को जितवाइए कैसे करके। फिर मित्रों यहाँ पर है ये ईश्वर की आराधना करता है। अचानक कौन आता है, यहाँ पर जलाल खां जलवानी नामक व्यक्ति आता है, एक बड़ी सेना लेकर आता है मित्रों। और इसके बाद में मित्रों है इन जेता और कुप्पा दोनों लड़ते हुए बड़ी वीरता पूर्वक है मित्रों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोनों लड़ते हुए क्या होते हैं मित्रों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि सोचो मित्रों, यदि ये दो सेनापति थे, ये दो सेनापति यहाँ पर इस शेरशाह सूरी की सेना की इन्होंने ऐसी हाल कर दी थी कि मित्रों यहाँ पर शेरशाह ने कथन कहा था, ये लगभग आप सबको पता है कि गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात शेरशाह ने क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता। मित्रों ये कई बार कथन पूछ लिया है, ये कथन किसने कहा और किस युद्ध के पश्चात का, ये दोनों बार आए हैं। अर्थात यदि मैं इस युद्ध में हार जाता, यदि मैं इस युद्ध में हार जाता तो मुझे हिंदुस्तान की बादशाह अर्थात दिल्ली का जो ताज है वो मेरे हाथ से निकल जाता। ये कथन किसने कहा था मित्रों, शेरशाह सूरी ने। तो देखो मित्रों यहाँ पर जेता और कुप्पा दो सेनापतियों ने ही आधी सेना के नेतृत्व में शेरशाह सूरी की यह हालत कर दी थी। और मानो सोचो मित्रों, यदि जेता और कुप्पा के साथ यदि मालदेव यहाँ पर होता, मालदेव भी अपनी आधी सेना के साथ इनके साथ यहाँ पर गिरी सुमेल युद्ध में टिका होता, तो सोचो शेरशाह सूरी का यहाँ पर क्या हालत होते, शेरशाह सूरी के यहाँ पर क्या हालत होते। तो इसलिए मित्रों यदि मालदेव यहाँ पर होता तो हो सकता है कि युद्ध का परिणाम कुछ और हो, और यदि शेरशाह सूरी को यहाँ पर पराजित करने में मालदेव यहाँ पर सक्षम हो जाता तो मित्रों जो भारत का बादशाह होता अगला वह मालदेव राठौड़ होता। लेकिन मालदेव है यहाँ पर अपने दो जो बहादुर सैनिक थे इन जेता और कुप्पा पर यहाँ पर शंका करके, संदेह करके है इस युद्ध पर है अपनी है हार लिख देता है। ठीक है मित्रों, अब देखो मित्रों इस युद्ध से पूर्व मालदेव ने शेरशाह के साथ युद्ध से पूर्व हुमायूं से भी सहायता मांगी थी। हुमायूं के पास भी गया था मित्रों मालदेव, हाँ हुमायूं के पास गया था, हुमायूं को पत्र लिखा था। मालदेव ने कहा कि आपको मैं बीकानेर का है वो शासक बना दूंगा यदि आप मेरी सहायता करोगे शेरशाह के विरुद्ध। हम दोनों मिलकर है वो शेरशाह सूरी को पराजित करेंगे और हिंदुस्तान से भगा देंगे। देखो मित्रों शेरशाह सूरी ने पहले आपको पता, आपने पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में 1539 में, उसके बाद में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया था, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हराया था। अर्थात हुमायूं को हराकर शेरशाह है वो यहाँ का बादशाह बना था। शेरशाह हुमायूं को हराया था चौसा और बिलग्राम के युद्ध में, उसके पश्चात में शेरशाह बादशाह बना था। लेकिन हुमायूं को पत्र लिखा मालदेव ने इस युद्ध से पहले, गिरी सुमेल के युद्ध से
पहले कि हम दोनों हैं इसको मिलकर पराजित करेंगे। तो यहाँ पर मित्रों ये जो हुमायूं था, ये हुमायूं जोधपुर के एक जोगी तीर्थ नामक स्थान था, उस जोगी तीर्थ नामक स्थान पर है ये, इस मालदेव के मिलने भी आता है, लेकिन मालदेव खुद नहीं जाकर अपने सेनापतियों को कहता है कि उस हुमायूं का स्वागत कीजिए। तो उसके सेनापति है हुमायूं का स्वागत करते हैं वहां पर जोगी तीर्थ पर। लेकिन उसके बाद में मित्रों हुमायूं को इस पर क्या होता है मित्रों, हुमायूं को शक होने लग जाता है, हुमायूं को इस पर शक होने लग जाता है, लेकिन हुमायूं बाद में इसकी सहायता नहीं करता है, इसलिए मालदेव अकेला पड़ गया था। और मालदेव अकेला भी जीत सकता था, मालदेव युद्ध को अकेला भी जीत सकता था, लेकिन यहां पर है मालदेव ने अपने ही 2 सेनापतियों पर शक करके आधी सेना है वो जोधपुर ले गया था। ठीक है, अब आगे चलते देखिए मित्रों युद्ध की। शेरशाह है, इस शेरशाह ने युद्ध के पश्चात कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह थे गवा बैठा। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों युद्ध कौन जीत गया, शेरशाह। शेरशाह युद्ध जीत गया। शेरशाह ने मित्रों वीरमदेव को तो काका शासक बना दिया, और वीरमदेव जिसने सहायता की थी, तो मित्रों शेरशाह ने वीरमदेव को तो मित्रों मेड़ता का शासक बना दिया। हाँ, शेरशाह ने वीरमदेव को तो कहां का शासक बना दिया मित्रों, मेड़ता का शासक बना दिया। इसके पश्चात देखो मित्रों एक और था कौन, कल्याणमल। कल्याणमल को क्या दे दिया मित्रों, कल्याणमल को उसने बीकानेर दे दिया। तो वीरमदेव को तो दे दिया मित्रों इसने मेड़ता का शासक बना दिया, और कल्याणमल को काम बना दिया, कल्याणमल को बीकानेर का शासक नियुक्त कर दिया। अब देखो मित्रों शेरशाह ने युद्ध के पश्चात 2 व्यक्तियों को, शेरशाह ने युद्ध के पश्चात 2 व्यक्ति थे, वो 2 व्यक्ति कौन थे देखिए, एक तो था खवास खां। कौन था मित्रों, खवास खां, और एक था ईसा खां। युद्ध के पश्चात शेरशाह सूर्य ने खवास खां और ईसा खां इन दोनों व्यक्तियों को कहां पर भेजा, इन दोनों को जोधपुर भेजा। कहां पर भेजा, जोधपुर भेजा। कहां पर भेजा, जोधपुर भेजा, और जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया इन्होंने। शेरशाह ने युद्ध के पश्चात खवास खां और ईसा खां को कहां पर भेजा, खवास खां और ईसा को कहां पर भेजा मित्रों, जोधपुर में भेजा, और जोधपुर दुर्ग पर इन्होंने क्या कर लिया मित्रों, अधिकार कर लिया। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना। इसके पश्चात कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस खवास खां को जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था, जोधपुर का प्रशासक इस खवास खां को नियुक्त किया था। लेकिन मित्रों देखिए 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु है मित्रों वो कालिंजर अभियान पर तोप का गोला फटने से है, आग का गोला फटने से है। कालिंजर अभियान पर मित्रों शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 में। जैसे ही शेरशाह सूरी की मित्रों मृत्यु होती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, तो मित्रों है इस वापस ध्यान रखना, इस युद्ध के पश्चात कहते हैं कि मालदेव ने शिवाना दुर्ग में शरण ली थी। और मित्रों शिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। युद्ध के पश्चात मालदेव कहां गया था, शिवाना दुर्ग में। शिवाना दुर्ग को कहते हैं यहां पर मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 1545 में मालदेव है जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, मालदेव वापस अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात जोधपुर पर अधिकार किसका हो जाता है, मालदेव का अधिकार हो जाता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है मित्रों, इस शेरशाह ने जोधपुर में एक मस्जिद भी बनाई थी, सूरी मस्जिद, हमने दुर्गों में पढ़ा था। शेरशाह सूरी ने जोधपुर में अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक मस्जिद बनाई थी। कौन सी मित्रों, सूरी मस्जिद का निर्माण। सूरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने इस गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात जोधपुर में करवाया था। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मालदेव है, इस मालदेव ने शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात है 1545 में है जोधपुर पर क्या कर लिया मित्रों, वापस अधिकार कर लिया था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मित्रों मालदेव के काल की मैंने आपको चित्रकला में पढ़ाया था कुछ बातें कि मालदेव ने एक तो चोखेलाव महल का निर्माण करवाया था, मालदेव ने चोखेलाव महल का निर्माण करवाया था। मालदेव के समय चित्रकला का प्रारंभ हुआ था जोधपुर की, और उस समय राम रावण युद्ध का चित्र भी बना था। तो ये बातें मैंने चित्रकला में आपको पढ़ाई थी। इसलिए मालदेव ने जोधपुर के अलावा भी कई जगह दुर्ग बनाए थे, जैसे पोकरण का किला। पोकरण किला किसने बनाया था, मालदेव ने बनाया था। इसके अलावा देखिए मित्रों पोकरण किले के अलावा भी मालदेव ने देखिए कौन सा किला बनाया था, सोजत व सारण। सोजत व सारण, तो पोकरण किला, सोजत व सारण पाली में बनाई, पोकरण किला जैसलमेर में बनाया। इसके अलावा मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग कहां पर बनाया, मालकोट किला ये बनाया मेड़ता में। मेड़ता में इसने मालकोट का किला बनाया था, मालदेव ने मालकोट का किला कहां बनाया, मेड़ता में बनाया था। इसके अलावा देखो मित्रों मालदेव के समय एक व्यक्ति था ईश्वरदास, उस ईश्वरदास ने मालदेव के समय ग्रंथ लिखा था हाला झालारी कुंडलिया, ये ग्रंथ पूछा जाता है। ईश्वरदास, इस ईश्वरदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा,
झालारी कुंडलिया। हाला झालारी कुंडलिया ग्रंथ किसने लिखा मित्रों? हाला झालारी कुंडलिया ये लिखा ईश्वरदास ने, मालदेव के समय है इस ईश्वरदास ने ये ग्रंथ लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना मित्रों। और हाँ, लालबाई और कनकाबाई दो इसकी पुत्रियां थी, लालबाई और कनकाबाई। तो लालबाई और कनकाबाई है मित्रों, ये इसकी पुत्रियां थी। किसकी पुत्रियां थी? मालदेव की पुत्रियां थी लालबाई और कनकाबाई। अब मित्रों मालदेव के बाद में जो सबसे बड़ा है राम था, मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र था राम, जिसे राम सिंह भी कहते हैं। राम के बाद में उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में 3 नंबर का पुत्र था राय चंद्रसेन बोलते हैं उसे। तो चंद्रसेन 3 नंबर का था, तो चंद्रसेन था और फिर था रायमल। ये 4 पुत्र थे, उनमें उत्तराधिकार संघर्ष होता है। क्यों? कि मालदेव ने अपने 3 नंबर के पुत्र को, मालदेव की जो स्वरूप कौर रानी थी, उस स्वरूप कौर रानी के प्रभाव में आकर उसने चंद्रसेन को शासक बना दिया था, चंद्रसेन को है शासक बना दिया था मित्रों इस मालदेव ने। इसलिए इसके 2 बड़े पुत्र कौन थे मित्रों? उदय सिंह और जो राम सबसे बड़ा पुत्र था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसकी चर्चा है मित्रों हम कल वाले पोर्शन में करेंगे। तो इसकी एक बार वापस दे सकते हैं आप। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल युद्ध हुआ था मित्रों। मालदेव के सेनापति थे जेता और कुप्पा, जेता और कुप्पा के नेतृत्व में युद्ध हुआ और यहाँ पर ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है मित्रों, युद्ध में कौन जीता? शेरशाह सूरी जीता था। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात शेरशाह ने युद्ध के पश्चात ये कथन कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह थे गवा बैठा। और शेरशाह सूरी ने इसके पश्चात है वो खवास का और इस को जोधपुर भेजा था, ये आपको ध्यान में रखना है। वीरमदेव को मेड़ता दिया, वीरमदेव को मेड़ता दिया और उसके पश्चात है कल्याणमल को बीकानेर दिया शेरशाह सूरी ने। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई और मालदेव का वापस यहाँ पर अधिकार होता है। मालदेव है इस युद्ध के पश्चात एक बार सिवाना दुर्ग में गया था। सिवाना को कहते हैं मित्रों, सिवाना को कहते हैं मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। इसके पश्चात पोकरण किला बनाया इसने, सोजत और सारण किले बनाई, मालकोट के किला बनाई। सूरी मस्जिद का निर्माण जोधपुर में गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात कराया था शेरशाह सूरी ने। और मालदेव के काल में ईश्वरदास ने हाला झालारी कुंडलिया ग्रंथ लिखा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो आज इतना होगा, बाकी कल इसके पश्चात जो शासक बनेगा चंद्रसेन, राय चंद्रसेन के बारे में कल वाले प्रश्न में बातें करेंगे। धन्यवाद।